यू मे हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट। बहुत अच्छा कोट। ये कोट में हमें ये पता चलता है कि हमें कोई भी लड़ाई एक से ज्यादा बार लड़नी पड़ सकती है अगर हमें उसे जीतना है तो। इसीलिए कहा जाता है ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, है ना। हमें हमेशा ट्राई करते रहना है और कभी भी रोना नहीं है। ट्राई करते रहना है और हम एक दिन पक्का जीत जाएंगे, ये हम जानते हैं। सो आज हम लेक्चर नंबर 8 पे बात करने वाले हैं फ्रॉम आवर ज्योग्राफी सीरीज। लेक्चर नंबर 8 में हम कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन जो है उसके लिए मेनली दो थियरीज बात करती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ आप जिनकी फोटो देख रहे हैं, जिनकी पिक्चर देख रहे हैं, ये है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने ही ये थ्योरी रखी थी जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या क्या पढ़ने वाले, ये सबसे पहले आइडिया ले लेते हैं। हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक आइडिया ले लेंगे अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती क्या है एंड ऑल। सेकंड हम पढ़ने वाले फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में ये कहा गया है कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूवमेंट करते हैं, तो ये मूवमेंट किस तरह से कर पा रहे हैं, इसके पीछे कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। थर्ड हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा एविडेंसेस दैट सपोर्ट्स द थ्योरी। अब ये थ्योरी में काफी सारे लिमिटेशन तो निकले ही, बट कुछ एविडेंसेस भी निकले जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये तीन चीजें हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन, यहां से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले हम जिस तरह से ये थ्योरी कहती है वो हम पहले रीड कर लेंगे, फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें यह पता चलता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट वो हुए हैं, ये हमें बताती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आपको ये पता है कि अगर हम कभी भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ओशंस है और ये कॉन्टिनेंट्स है, ये अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूट हुए दिखे। तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए ये हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पता चलता है। सेकंड में आपको ये बता दूं कि ये किसने रखी थी। ये जो थ्योरी रखी थी वो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी रखी थी इन द ईयर 1912, ऐसा हमें यहाँ पे पता चलता है। सबसे पहले जर्मनी के थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर की मैं आपको पिक्चर दिखा चुका, उन्होंने ये थ्योरी रखी थी। उसके बाद हम आते हैं ये थ्योरी कहती क्या है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अच्छे से समझेगा, ऑल कॉन्टिनेंट्स फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। ये थ्योरी कहती है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से बने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखिए, ये पूरा जो है ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ एक कॉन्टिनेंटल मास है। इसको पैंजिया कहा जाता है, ऐसी ये थ्योरी कहती है, इसको पैंजिया कहेंगे। पहले ऐसा हुआ करता था, ये हमें यहाँ पता चलता है, पैंजिया। उसके अलावा हम देखेंगे कि मेगा ओशन हुआ करता था। मेगा ओशन एक ही था जिसको हम पैंथल ऐसा कहते थे, वो इस पूरे इसको सराउंड करता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा मेगा ओशन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये मेगा ओशन था जो सपोर्ट कर रहा था पैंजिया को, और पैंजिया जो है वो था, आपको पता है, उसको कहा जाता है कि ये एक सिंगल लैंड मास है। सिंगल कॉन्टिनेंटल मास है, लैंड मास हम कह सकते हैं। तो अब हुआ क्या, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, तो 200 मिलियन साल पहले की बात है कि जो पैंजिया था, पैंजिया यानी आपको पता है क्या है, सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। ये जो पैंजिया था ये स्प्लिट होने लगा, ये ब्रोक होने लगा, इसका ब्रेकडाउन होने लगा, ये स्प्लिट होने लगा इनटू टू लार्जर कॉन्टिनेंटल। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के थ्रू अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग, अब ये धीरे धीरे स्प्लिट होता है। अब ये आधा यहाँ पे चले जाता है स्प्लिट होकर और ब्रोक डाउन हो जाता है। अब ये कैसे हुआ वो तो हम आगे पढ़ेंगे, वो उन्होंने कहा है, बट ये देखिए इस तरह से ब्रेकडाउन और स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में। अब दो पार्ट में जब ये स्प्लिट हो गए तो एक को कहा जाता है लॉरेशिया और एक को कहा जाता है गोंडवाना। तो हम यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। लॉरेशिया जो होगा और गोंडवाना लैंड होगा, ये बन जाते हैं स्प्लिट होके नॉर्दर्न और सदर्न कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। यानी हम ये कहेंगे कि जो लॉरेशिया है, ये लॉरेशिया नॉर्थ वाला जो पार्ट है इसे लॉरेशिया कहा जाता है, और ये साउथ वाला जो है इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो ऐसा दो इसमें स्प्लिट हो गया। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि 200 मिलियन ईयर्स एगो ऐसा हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यानी सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो थे वो ब्रेकडाउन उनका होते गया
और वो ब्रेक डाउन होते होते और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में बढ़ गए ना, तो टू ब्रेक इनटू द वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टुडे, यानी आप देख सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह से वो और भी ब्रेक डाउन होते होते इस तरह से कॉन्टिनेंट उसके बनते रहे। तो यहां से शुरुआत हुई पैंजिया से और पैंथालासा से, ऐसा कहते हैं अल्फ्रेड वेगनर इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बाद में इनका ब्रेकडाउन हुआ इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, और धीरे धीरे और भी ज्यादा स्प्लिट और भी ज्यादा ब्रेकडाउन होते गया और फिर बन गया ये मॉडर्न वर्ल्ड जो आज हमें देखने मिलता है। ऐसे हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पता चलता है। सो दिस इज अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज इंट्रोडक्शन। तो आपको ये पता चल गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहती क्या है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको पता चल गया। अब आपको माइंड में एक चीज सता रही होगी कि ये जितनी भी चीजें ये होती कैसे है, यानी ये क्यों हो रहा है, ये जितने भी स्प्लिटिंग हो रही है या जितना भी ब्रेकडाउन हो रहा है वो किस तरह से हुआ, ऐसा अल्फ्रेड वेगनर का कहना है। तो इस चीज के लिए जो अल्फ्रेड वेगनर है उन्होंने कहा है कुछ फोर्सेस है जो रेस्पॉन्सिबल थे मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स को। सो जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, वो उन्होंने दो बताया। एक होता है पोल फ्लीइंग फोर्स एंड सेकेंड वन इज टाइडल फोर्स। इस तरह के दो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है। तो चलिए हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर का क्या कहना है। जो पोल फ्लीइंग फोर्स है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। आपको ये चीज पता है, जब कोई भी चीज आप रोटेट करते हो, जब कोई भी चीज को आप घुमाते हो, सो जब ये घूमती रहेगी तो कुछ फोर्सेस बाहर आएंगे। सो बाहर जो आते हैं उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कहते हैं। अब यहाँ पे मेनली हम ये देख सकते हैं कि जब अर्थ है तो अर्थ भी काफी टाइम से रोटेट हो रही है अपने खुद के एक्सिस में। खुद के एक्सिस में होने के कारण फोर्स जो होता है इट ओरिएंटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टुवर्ड्स इक्वेटर। अब इक्वेटर के तरफ ये निकल रहा है, इसीलिए अर्थ जो होता है ये परफेक्ट स्फीयर ना होते हुए ये हमें बल्ज दिखता है ऑन इक्वेटर्स। ये थोड़ा सा ऐसा बल्ज दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, यहाँ पे हमें बल्ज देखने मिल रहा है एट इक्वेटर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण यहाँ पे बल्ज बन रहा है। कहाँ पे? तो याद रखेगा अच्छे से, इक्वेटर पे। अब इक्वेटर पे बल्ज है, इसलिए वेगनर ये कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है प्लैनेट का, जो इस तरह से बल्ज भी बना रहा है, वही सुपर कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक कर रहा है अपार्ट फ्रॉम द एंड पुश्ड कॉन्टिनेंट अवे फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर। और इसीलिए ये जो कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये इक्वेटर से होते हुए पोल से होते हुए ये इक्वेटर के तरफ आ गए। यहाँ पे हम कहेंगे कि बल्ज होते होते, यहाँ पे बल्ज होने के कारण यहाँ पे वो आ गए हैं इस फोर्स के कारण। ये अल्फ्रेड वेगनर का कहना है और इसी को अल्फ्रेड वेगनर पोल फ्लीइंग या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सो ये एक उन्होंने पहला कुछ हम कहेंगे फोर्स बताया जो रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज पोल फ्लीइंग। और सेकेंड वो कहते हैं टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे, टाइडल फोर्स के बारे में आप जानते हैं। वेगनर ट्राइड टू एट्रीब्यूट द वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ अमेरिकास टू लूनर सोलर ड्रैग। अब लूनर सोलर ड्रैग यानी हम कहेंगे कि सन है और जिस तरह से मून होते हैं ये, अब अर्थ जो है, अर्थ को ये दोनों खींचते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के पास, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये खींचता है अर्थ को अपने तरफ, इसीलिए टाइड्स भी निकलती है। तो अल्फ्रेड वेगनर का यही कहना है कि उन्होंने एडमिट किया है कि पोल फ्लीइंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे कहते हैं टाइडल फोर्स है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर जर्नी ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो पानी जिस तरह से खींचा जा रहा है उस तरह से यहाँ पे लैंड भी काफी टाइम से खींचे। अब एक रात में ये सब तो हुआ नहीं है। अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि इसको टाइम लगा है बट ये चीजें हुई है। तो वेगनर ने ये सब चीजें बताई, बट वेगनर फेल हो गए कि जो साउंड मैकेनिज्म है वो बताने में। अब साउंड मैकेनिज्म तो कोई था नहीं फॉर द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अल्फ्रेड वेगनर ने ये चीजें भी नहीं बताई। तो ये हम कह सकते हैं कि फॉर वेगनर द ड्रिफ्टिंग मैकेनिज्म वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, है ना। तो ये ड्रिफ्ट किस तरह से किए गए, साउंड मैकेनिज्म भी इसके पीछे नहीं दिख रहा है। ये चीजें बताने के लिए अल्फ्रेड वेगनर उसको अच्छे से नहीं बता पाए, उनको ये चीज बहुत डिफिकल्ट गई सॉल्व करना। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये चीजें जो बताई गई वो प्लेट टेक्टोनिक्स में काफी सारी चीजें फिर बताई गई। अब हम ये देखते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये जो चीजें बताई, ये एक टाइडल फोर्स था जो कि सन और हम कहेंगे मून के चलते यहाँ पे हमें देखने मिलता है, और पहला जो था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ है ड्रिफ्टिंग, ऐसा कहना है अल्फ्रेड वेगनर का। तो ये फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल मानते हैं अल्फ्रेड वेगनर मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के लिए। अगला जो टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है दैट इज लास्ट टॉपिक, एविडेंसेस दैट सपोर्ट द थ्योरी। अब ये थ्योरी कितनी सच है और कितनी नहीं, ये जानने के लिए कुछ एविडेंसेस थे। अब ये एविडेंसेस पे ध्यान रखते हुए ये पता किया गया कि ये थ्योरी जो है ये कितनी बराबर है और कितनी नहीं। तो एविडेंसेस काफी सारे थे जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। पहला एविडेंसेस जो इन्होंने रखा था, अब थ्योरी क्या कह रही थी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए, ये तो उन्होंने जो बताया ये काफी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि ड्रिफ्ट करते हुए दिखते भी है, लगते भी है, और उसके साथ साथ बट वो
अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि उनके टाइम पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। अब कुछ एविडेंसेस जो बताए गए उसके चलते हमें ये सही भी लगता है। तो यहाँ पहला एविडेंस जो बताया वो था जिक्सॉ फिट। जिक्सॉ फिट यानी आपने पजल देखा होगा, जिक्सॉ पजल जैसा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। सो इस तरह से एक आपको पार्ट यहाँ पे जोड़ना पड़ता है इस पजल में, तो ये और ये मिलके ये पूरी तरह से एक शेप ले लेगा। सो इस तरह से ये पजल थे, जैसे कि जिक्सॉ पजल उन्होंने बताया, जैसे हम बचपन में खेलते थे। तो ये पजल या जिक्सॉ फिट जो थी इसके चलते उन्होंने बताया। तो शोरलाइन जो है अफ्रीका और साउथ अमेरिका की, अब देखिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे आप लाएंगे अफ्रीका को और इसको इस तरह से लाके यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से जुड़ जाती है। तो ये मार्क कर जा रहा है रिमार्केबली। उसके अलावा हम इंडिया का अगर यहाँ का पार्ट इस तरह से इसको थोड़ा टेढ़ा करके नीचे की तरफ लाए तो ये भी यहाँ के जुड़ जाता है। एंटार्क्टिका है ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी जुड़ जाता है, वैसे अरेबिया अफ्रीका के साथ जुड़ रहा है। तो ये सब जो हमें देखने मिल रहा है ये कहीं ना कहीं एक पजल की तरह है जो कि पहले जुड़े हुए लगते और बाद में दूर हो गए। देखिए ये और ये पार्ट आपको एकदम समझ रहा होगा कि काफी मिलता जुलता है। तो ये है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, दैट इज जिक्सॉ फिट, जो कि पहला एविडेंस उन्होंने दिया। सेकंड एविडेंसेस में से एक वो जो देते हैं वो है रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। अब अगर रेडियोमेट्रिक डेटिंग अगर देखी गई, डेटिंग रेडियोमेट्रिक जो की जाती है उसमें हम देख सकते हैं कि रॉक की एज निकाली जाती है रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग से जब हमने रॉक्स निकाले तो यहाँ पे अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो रॉक पाए गए, फॉर एग्जांपल यहाँ जो रॉक पाए गए वो सेम एज के हमें देखने मिल रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे ठीक लग रहा है एविडेंस में जो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा है। तीसरा एविडेंस जो देते हैं वो होता है टिलाइट्स। अब टिलाइट्स होता क्या है सबसे पहले आपको बता दूं। टिलाइट्स जो होता है वो सेडिमेंट से बनता है, मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। ये चीज थोड़ी सी याद रखिएगा। वो कैसे आते हैं, जो डिपॉजिट किए जाते हैं उसके द्वारा बनते हैं, डिपॉजिटेड बाय। अब यहाँ ग्लेशियल कहा है इसीलिए बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो कुछ जो हम कहेंगे टिलेट्स को बनाते हैं, तो ये सेडिमेंट से बनते हैं जो डिपॉजिट करते हैं ग्लेशियल, अपने साथ लेके जाते हैं और उसको डिपॉजिट करते जाते हैं, इसलिए इनको ग्लेशियल टिलाइट कहते हैं और यही आगे जाके रॉक बन जाते हैं। तो इस तरह की हमें कुछ चीजें पता चलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो गोंडवाना लैंड मैंने आपको बताया, जो गोंडवाना सिस्टम दिखाया आपको मैंने पिछले कुछ स्लाइड में, वैसे ही चीजें हमें कुछ उसके उसी तरह के टिलेट्स हमें अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड्स में, मेडागास्कर में, एंटार्क्टिका में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में देखने मिल रहा है। इसका मतलब शायद ये सब पहले जुड़े हुए होंगे और बाद में ये अलग हो गए, यानी ड्रिफ्टिंग हुई है। ये एविडेंस हमें एक और पता चलता है जो हमें अल्फ्रेड वेगनर ने बताया है। उसके बाद हम आगे आते हैं, वो है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट की अगर बात करूं तो ये बहुत ही अलग सी एक बात है। यहाँ पे आप वीडियो में जैसे कि आपने देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप वीडियो में, सो प्लेसर डिपॉजिट जो होते हैं गोल्ड के, वो घाना कोस्ट पे है। अब घाना कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अफ्रीका में घाना देखने मिलेगा। घाना डू नॉट हैव सोर्स रॉक इन द रीजन। अगर आपको गोल्ड निकालना है तो गोल्ड एक रॉक से निकलता है, रॉक से निकलता है गोल्ड। और घाना में डायरेक्टली गोल्ड मिल रहा है विदाउट एनी रॉक, वहां पे कोई रॉक नहीं मिल रहा है बट गोल्ड मिल रहा है। और ये गोल्ड डिपॉजिट जो है घाना के, ऐसा कहा जाता है कि रॉक कहीं दिख नहीं रहा और वो रॉक है ब्राजील प्लेट्यू में। तो ब्राजील प्लेट्यू से ये अलग हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स देखने मिल रहे हैं। तो ये साइड बाय साइड पहले होंगे, तो रॉक के बिना ही गोल्ड दिख रहा है, प्लेसर डिपॉजिट्स है, ये हमें देखने यहाँ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए रॉक से निकलता है गोल्ड, बट इस तरह से प्लेसर जो है हमें डायरेक्टली इस तरह से गोल्ड देखने मिलता है घाना में, जो कि यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम देखेंगे फॉसिल्स। अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो जो स्पीसीज है प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि लैंड पे रहते हो या फिर फ्रेश वाटर पे रहते हो, तो आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और फ्रेश वाटर, वो दोनों साइड में देखने मिलते हैं, ईदर साइड में देखने मिल रहे हैं मैराइन बैरियर के। यानी आप यहाँ और यहाँ पे सेम देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ, ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, यहाँ पे पूरे इसमें एक जैसे फॉसिल मिले। सो ये कुछ साल पहले रहा करते थे और आज, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 मिलियन ईयर एगो वाला है, वो आज भी उसके फॉसिल्स यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं। यानी ये एक ही जगह पे होंगे पहले और यहाँ पे ही ये लोग यहाँ से यहाँ करते होंगे। सो ये अलग होने के कारण अब सेम फॉसिल भी देखने मिल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सब जो थे ये पहले जुड़े हुए थे। सो इस तरह से कुछ एविडेंसेस है। पहला हम कहेंगे जिक्सॉ फिट, सेकेंड होता है रॉक ऑफ सेम एजेस, थर्ड होता है टिलाइट, फोर्थ होता है प्लेसर डिपॉजिट और फिफ्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। ये चीजें अल्फ्रेड वेगनर की जो थियरी है
उसके तरफ जाते हुए दिखती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। सो हमें ये सब चीजें यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ने मिला। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फोर्सेस जो रेस्पॉन्सिबल है वो पढ़ा, एविडेंसेस पढ़े जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। सो जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपके जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो मिस नहीं होंगे और आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे और आप अपना नॉलेज जो है वो हमेशा अपडेट करने के लिए रेडी रहेंगे। सो ये सब्सक्राइब और बेल आइकॉन यहाँ पे प्रेस करना है और मेरे वीडियोस को जितना हो सके शेयर करते रहिए और लोगों के साथ ये नॉलेज को बांटते चलिए। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।